आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। इजरायली फौज ने गजा में हमास के ठिकानों पर किए फजाई हमले। हमास के मोर्टार हमलों के जवाब में किया गया हमला, इजरायली फौज का दावा। तुर्की के वजीर आजम अहमद दाऊद ओगलू ने अपने इस्तीफे का किया ऐलान। सदर रजब तैयब एर्दोगान से इख्तिलाफात के बाद वजीर आजम का फैसला। शाम के गांव में 2 धमाके, कम से कम 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलब में जगबंदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद पेश आया वाकया। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के वाहिद सदारती उम्मीदवार। ओयू के गवर्नर जॉन कैसिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार। मोतिउर रहमान निजामी को जंगी जराइम के मामले में सुनाई गई सजाए मौत को रखा गया बरकरार। बांग्लादेश की अदालत उज़्मा ने सुनाया फैसला। लेबर पार्टी के सादिक खान लंदन के मेयर बनने के करीब। कंजर्वेटिव उम्मीदवार जैक गोल्ड स्मिथ वोट हासिल करने के लिए ले रहे हैं मोदी के नाम का सहारा। और हिंदुस्तान का नक्शा गलत अंदाज में पेश करने वालों की अब खैर नहीं। 7 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए तक का हो सकता है जुर्माना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आलमी मंजर की अब तफसीलात देखते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मशरिक़ वस्ता का, जहां पर इसराइल ने गजा में हमास के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। इसराइल का कहना है कि हमास के मोर्टार हमलों के जवाब में उसने ये कार्रवाई की है। इसराइल के हमलों में 3 बच्चे और एक ज़ईफ शख्स जख्मी हुआ है। इसराइल ने एक बार फिर गजा पर हमला किया और हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर फिजाई हमले किए। इसराइली फौज का कहना है कि हमास के मोर्टार हमलों के जवाब में उन्होंने हमास के तकरीबन 4 ठिकानों पर फिजाई हमले किए। इसराइल भले ही हमास के ठिकानों की बात कह रहा है, लेकिन गजा में निशाना बने आम शहरी। 3 बच्चे और एक ज़ईफ शख्स जख्मी हुआ, जबकि हसन हसनैन के वर्कशॉप में उनकी खुदाई करने वाली मशीन तबाह हो गई। हसन हसनैन का कहना है कि क्या इसराइल को उससे खतरा था, फिर क्यों हमला किया गया। أنا بسأل نفسي السؤال ليه؟ أنا لن أشكل لأمن إسرائيل بشيء، ولن أكون أنا رجل أشتغل في جميع نطاق قطاع غزة، للمباني، للمعمار، لأساسات المباني، للحوائط الساندة. إسرائيل نفسها بتعرف هذا المكان شو تنفيذه وإيش إمكانياته، ما بيشكل عليها أمن. हसन हसनैन का वर्कशॉप उसकी कमाई का जरिया है। हसन ने अपनी ट्रक पर यह मशीन 30 साल पहले नस्ब की थी। ماكينة حفار عمق 37 متر، أطول مكنة في قطاع غزة بالنسبة لدائرة التنفيذ للأبار الارتوازية. ये पहला मौका नहीं कि इसराइल ने हमास के नाम पर गजा पर फिजाई हमले किए हों। इससे कबल कई ऐसे जारहाना हमले इसराइल कर चुका है। इसराइल का इल्जाम है कि हमास गजा से इसराइली इलाकों में मोर्टार हमले करता है। इसराइल हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देता है, जबकि हमास का भी इसराइल के तय सख्त मौक़िफ़ है। हमास इसराइल के वजूद को ही तस्लीम करने से इनकार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर इसराइल में होलोकास्ट की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। 60 लाख यहूदियों के कत्लेआम की याद में पूरे मुल्क में यौम यादगार मनाया गया। इसराइली सदर और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक तकरीब के दौरान यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश की। המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کی سرحد کے قریب ایک سرنگ برآمد کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ سرنگ کا راستہ جنوبی غزہ پٹی سے ہو کر اسرائیل تک جاتا ہے۔ سرحد سے 100 میٹر کی دوری پر یہ سرنگ پائی گئی ہے۔ اس علاقے پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے حماس کو نشانہ بناتے ہوئے غزہ میں راکٹ حملہ کیا تھا۔ آگے بڑھیں گے، خبر شام سے ہے جہاں کے گاؤں میں 2 دھماکے ہوئے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکے مکرم الفلکانی گاؤں میں ہوئے۔ آخری خبر ملنے تک کسی بھی تنظیم نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک کار اور ایک خودکش حملہ کے ذریعے دھماکے کیے گئے۔ دھماکے کا یہ واقعہ حلب میں جنگ بندی کے اعلان کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ واضح ہے کہ حلب میں حالیہ دنوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی حملے کیے گئے۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر رجب طیب اردغان سے اختلافات کے بعد وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ 22 مئی کو ہونے والے پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم اپنے استعفے کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ ترکی کے میڈیا کے مطابق ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے صدر اردغان سے اختلافات کے باعث اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق احمد داؤد اوغلو پارٹی کے اجلاس میں باقاعدہ اپنے استعفے کا اعلان کریں گے۔ خبروں کے مطابق وہ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں مستعفی ہو رہے ہیں۔ AKP پارٹی کا اجلاس 22 مئی کو رکھا گیا ہے۔ یہ اجلاس وزیر اعظم کی کانگریس کی ایگزیکٹو کمیٹی سے ملاقات کے بعد رکھا گیا ہے۔ صدر اردغان اور وزیر اعظم داؤد اوغلو کے درمیان بدھ کو ملاقات ہوئی، جس کے بعد سے دونوں کے اختلافات کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدر اردغان ترکی میں صدارتی نظام حکومت لانا چاہتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم اس منصوبے کے خلاف ہیں۔ اس سے قبل صدارتی ترجمان نے کہا کہ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے بعد انتخابات کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور معیشت میں استحکام آئے گا جب نیا وزیر اعظم صدر کے ساتھ بہتر طور پر کام کرے گا۔ تاہم وزیر اعظم کے دفتر نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جلد ہی بیان جاری کریں گے۔ 2014 میں صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اردغان نے احمد داؤد اوغلو کو AK پارٹی کے سربراہ کے طور پر منتخب کیا، لیکن صدارتی نظام حکومت کی جانب جانے کے منصوبے اور دیگر پالیسیوں کے باعث گزشتہ چند ماہ سے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات واضح ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے داؤد اوغلو سے AK پارٹی کے صوبائی عہدیدار تعینات کرنے کے اختیارات بھی واپس لے لیے گئے۔ داؤد اوغلو کی جگہ اگلے وزیر اعظم کے لیے جو نام لیے جا رہے ہیں ان میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ بن علی یلدرم اور وزیر برائے توانائی بیرت البراک ہیں۔ یلدرم کو صدر اردغان کے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے، جبکہ البرک صدر اردغان کے داماد ہیں۔ اگلے وزیر اعظم کو باقاعدہ طور پر 22 مئی کو ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں منتخب کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ آگے بڑھیں گے، یمن میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کویت میں اقوام متحدہ کی قیادت میں بات چیت دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ وہیں دوسری جانب حوثی باغیوں نے حکومت حامی فورسز کی طرف سے خطرناک ہوائی حملے سے آگاہ کیا ہے۔ حوثی باغیوں کا لیڈر حمزہ الحوثی کا کہنا ہے کہ بات چیت کو ناکام بنانے کے لیے اس حملے کا خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ اقوام متحدہ نے سعودی کی قیادت میں اتحادیوں کے حملوں کی شدید لفظوں میں مذمت کی تھی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہوائی حملوں میں 60% شہری مارے جاتے ہیں۔ تو چلیے یہاں پر چھوٹا سا بریک کے اس پار بھی عالمی منظر سے جڑی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔
ब्रेक के बाद आलमी मंजर में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमेरिका के सदारती इंतखाबात और डोनाल्ड ट्रंप से खासतौर से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के वाहिद सदारती उम्मीदवार बन गए हैं। जी हां, ओहायो के गवर्नर जॉन कैसिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि इससे कबल टेक्सास के सेनेटर टेड क्रूज इंडियाना में शिकस्त के बाद सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए थे। खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में ओहायो के गवर्नर जॉन कैसिक की जानिब से सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के वाहिद उम्मीदवार बन गए हैं। ओहायो के गवर्नर के तौर पर कैसिक खासे मकबूल है, लेकिन वो ओहायो रियासत के अलावा कहीं भी प्राइमरी इंतखाबात नहीं जीत पाए। उधर रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत के मामले में मुनक़सिम नजर आ रही है। कुछ रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर रुकनियत छोड़ने का ऐलान भी किया है। ताहम ट्रंप की हिमायत में आने वाले रहनुमाओं की भी कमी नहीं। उनका कहना है कि लोग डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुमकिना उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले ट्रंप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडियाना में फतह के बाद ट्रंप को यकीन हो गया था कि वही रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे। इसी असना में ट्रंप ने कहा है कि वो नायब सदर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार ऐसे शख्स को मुंतखब करेंगे जिसे सियासी तजुर्बा हो और जो कांग्रेस से कानून मंजूर करा सके। ताहम उन्होंने कोई नाम नहीं बताया है। कैसिक को रिपब्लिकन दावेदारों में सबसे ज्यादा लिबरल और हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले जीतने की अहलियत रखने वाला उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन वो लोगों की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे। न्यूयॉर्क की कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार की दौड़ के आगाज से ही कई मुतनाज़े बयानात दिए हैं, जिनमें मेक्सिको को इस्मत दरों और मुजरिमों की सरजमीन कहना शामिल है। कई सीनियर रिपब्लिकन रहनुमाओं ने कहा है कि वो ट्रंप की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि वो उनके बजाय हिलेरी क्लिंटन को वोट देने को तरजीह देंगे। टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज इंडियाना में शिकस्त के बाद दस्तबरदार हो गए थे। अब ये यकीनी हो गया है कि ट्रंप नामजदगी के लिए दरकार 1237 मंदूबीन की हिमायत हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपाइंस ने अबू सयाफ के मिलिटेंटों के खिलाफ मुश्तरका पेट्रोलिंग के लिए मुआहिदा किया है। इंडोनेशिया के समंदर में अगवा कई वाकयात रूनुमा होने के बाद तीनों मुल्कों ने यह फैसला किया है। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और मिलिट्री के सरबराहों के दरमियान बातचीत इंडोनेशिया के कदीम शहर योग्यकार्ता में हुई। I believe that this meeting today is very productive. We agreed to strengthen cooperation and collaboration to address security challenges. We will undertake the coordinated patrol in the maritime areas of our common concern. We will better coordinate speedily assistance for people and ship in distress. तेलंगाना के नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाली सालिहा जाफर लंदन के जुनूबी शहर लाम्बत में मेयर के ओहदे पर फायज हुई हैं। एक हफ्ता कबल ही उन्होंने अपने ओहदे का जायजा लिया। मेयर मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के मकसद से हैदराबाद का दौरा किया। सालिहा को बरतानिया के शहर की पहली मुस्लिम खातून मेयर होने का एजाज भी हासिल है। डॉक्टर सालेह जाफर तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पैदा हुए। इनकी आला तालीम हैदराबाद में हुई। फार्मेसी में डिग्री हासिल करने के बाद सन 1970 में सालेह जाफर ने बरतानिया का रुख किया। इसके बाद सख्त मेहनत और लगन के साथ सालेह जाफर ने न सिर्फ अपने पेशे बल्कि सियासत के मैदान में भी कामयाबी हासिल की। आज वो जुनूबी लंदन के इलाके में मौजूद शहर लाम्बित की मेयर बन गई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मेयर का ओहदा संभालने के बाद सालेह जाफर अपने रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद आए तो इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। उन्होंने खुद अपना तारुफ इस तरह पेश किया है। ये तेरा नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, ये तेरा नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, वरना मेरी क्या हैसियत थी इस ज़माने में। मैं नलगुंडे से हूँ, वहीं पे मैंने मैट्रिक किया
उसके बाद हमारे वालिद साहब और पूरी फैमिली हम हैदराबाद आ गए। फिर यहीं पे हमारी तालीम हुई। I did pharmacy and then went to London from here. It was difficult for a young woman to go there and adjust in that culture, language, everything was very difficult for us. लंदन में सुकूनत और बाविकार ओहदा हासिल करने के बावजूद मेयर डॉक्टर साले जाफर ने फख्र से कहा कि उन्होंने वहाँ जो कुछ भी हासिल किया है वो इस तरबियत की वजह से जो उन्होंने अपने आबाई शहर नलगुंडा में हासिल की थी। Even if they don't achieve once, twice, 3 times, doesn't matter. They used to do it once again, and they won't keep quiet until they achieve that. That's what I have learned. डॉक्टर साले जाफर सन 2014 में लेबर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मेयर के ओहदे पर फाइज होने से पहले वो लाम्बित के डिप्टी मेयर के ओहदे पर फाइज थी। ETV न्यूज़ हैदराबाद। उधर लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट सादिक खान लंदन के मेयर बनने के बिल्कुल करीब हैं। वहीं दूसरी तरफ कंजर्वेटिव उम्मीदवार ज़िक गोल्डस्मिथ हिंदुओं और सिखों के वोट हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के मेयर के इंतखाबात के लिए रायदही जारी है, लेकिन लंदन में इंतखाबात हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। लंदन में इंतखाबात के ताल्लुक से लोगों का मानना है कि सादिक खान मेयर की दौड़ में कामयाब होंगे। सादिक खान पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं और इनके वालिद एक बस ड्राइवर थे। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आलमी मंजर में अब खबर बांग्लादेश से है, जहां जमात इस्लामी के सरबराह मोतिउर रहमान निजामी को जंगी जराइम में सुनाई गई सजाए मौत के फैसले को बरकरार रखा गया है। बांग्लादेश की अदालत उज़्मा ने आज यह फैसला दिया। मोतिउर रहमान निजामी पर 1971 की जंग आज़ादी के दौरान कत्ल और जिनसी ज्यादती के इल्जामात आयद किए गए थे। बांग्लादेश की अदालत उज़्मा ने मजहबी व सियासी जमात के सरबराह मोतिउर रहमान निजामी को जंगी जराइम में सुनाई गई सजाए मौत के फैसले को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। जमात इस्लामी के रहनुमा को 1971 में हुई जंग आज़ादी के दौरान जिनसी ज्यादती, दानिश्वरों और दीगर के कत्लेआम में मुआवनत के इल्जाम में सन 2014 में खुसूसी ट्रिब्यूनल ने यह सजा सुनाई थी। जमेरात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल मुहिब आलम ने कहा कि वो मुतमईन है कि अब मोतिउर रहमान की फांसी में कोई रुकावट हायल नहीं, सिवाय इसके कि वो सदर से रहम की अपील करें और वो ये अपील मंजूर करे। बांग्लादेश में जंगी जराइम के मुजरिमों की तरफ से सदर को की गई अपीलें उमूमन नामंजूर ही की जाती रही हैं। 73 साला निजामी की सजाए मौत पर अमल दरामद के लिए फिलवक्त किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। मोतिउर रहमान निजामी सन 2000 में जमात इस्लामी के सरबराह मुकर्रर हुए थे और सन 2001 से सन 2006 तक मखलूत हुकूमत में बतौर वजीर भी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। इस्तिगासा का कहना था कि वो पाकिस्तान नवाज अल बद्र नामी मिलिशिया बनाने के जिम्मेदार थे, जिसने बांग्लादेश में मुसन्निफों, डॉक्टरों और सहाफियों को मुबैना तौर पर कत्ल किया था। जमात इस्लामी और हिज़्ब मुखालिफ की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की तरफ से कायम किए गए खुसूसी ट्रिब्यूनल को ये कहकर तनकीद का निशाना बनाती आ रही है कि ये सियासी हरीफों को हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी इन ट्रिब्यूनल को इंसाफ के बैनुल-अक़वामी मेयार से मुतसादिम करार देते हुए इनकी कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। खुसूसी ट्रिब्यूनल जंगी जराइम में अब तक मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं को सजाए मौत दे चुका है, जिनमें से
कई एक पर अमल दरामद भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कनाडा के शहरी रॉबर्ट पैनर के मामले की सुनवाई नेपाल की अदालत में नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पैनर को नेपाल छोड़कर जाना पड़ेगा। पैनर के वकील के मुताबिक अदालत के पास जुमेरात को इस मामले की सुनवाई के लिए वक्त नहीं था, इसलिए इस केस की सुनवाई जुमे को होनी है। लेकिन उधर नेपाल हुकूमत के हुक्म के मुताबिक पैनर को 2 दिनों के अंदर मुल्क छोड़ना था। अब इस केस की पैरवी उनके वकील दीपेंद्र झा पैनर के बगैर ही करेंगे। हिंदुस्तान के नक्शे को गलत अंदाज में पेश करने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, मुल्क के नक्शे को गलत अंदाज में पेश करने वालों को ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा और 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद हो सकता है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में बिल का एक मसवदा तैयार किया है। इस बिल को लाने का मकसद हिंदुस्तान के नक्शे को गलत अंदाज में पेश करने के वाकयात को रोकना है। हाल ही में सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाया गया था। ट्विटर पर भी कश्मीर को चीन और जम्मू को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। हुकूमत हिंद के एहतजाज के बाद इसे हटा लिया गया। सनतकार विजय माल्या के चेक बाउंस केस की हैदराबाद की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। अदालत के फरीकैन के बयानों को सुनने के बाद फैसले को 9 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया। GMR के वकील ने अदालत को बताया कि विजय माल्या मुल्क से फरार होकर लंदन में मुकीम है। अभी उनके मुल्क वापस लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो आलमी मंजर में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।